हेलो स्टूडेंट्स, BVN डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिकी। इसको हिंदी में बोलते हैं गतिकी। गतिकी में आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एक विमीय गति। एक विमीय गति में सबसे पहले अपन दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूरी व विस्थापन। दूरी विस्थापन। इसमें देखो, पहले हम सबसे पहले इनकी बेसिक बातें कर लेंगे। इनमें बेसिक डेफिनेशन, इनकी यूनिट, मात्रक, विभव वगैरह लिखेंगे। उसके बाद अपन 2 से 3 एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दूरी देखो किसको बोला जाता है? दूरी बेसिकली नियत समय अंतराल में कण के द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई को अपन क्या बोलेंगे? दूरी कहेंगे। इसके ठीक विपरीत विस्थापन को क्या बोलेंगे? विस्थापन बेसिकली क्या होता है? कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम लंबाई। ठीक भाई, कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम लंबाई को अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे। सबसे पहले जनरली अपना पढ़ने का पैटर्न यही रहेगा। सबसे पहले अपन कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका मात्रक, फिर विभव, और उसके बाद चेक करेंगे सदिश है या अदिश, है ना। तो सबसे पहले इसमें इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, मात्रक अपन जानते हैं, देखो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है MKS और एक क्या होता है? CGS। MKS और CGS। अच्छा, MKS यहाँ पे अपन चूंकि देख सकते हैं दूरी है, दोनों में लेंथ है देखो, तो मात्रक दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी लंबाई है और यहाँ पे भी लंबाई। तो लंबाई की यूनिट अपन जानते हैं, तो सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी या किलोमीटर। MKS में क्या किससे लिखा जाता है? मीटर से। और CGS में किससे लिखते हैं अपन? सेंटीमीटर से। सेम मात्रक यहाँ हो जाएगा। मीटर होगा, ये सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखो इसके अपन लिखेंगे विमा। तो विमा में अपने को ध्यान रखना है। देखो विमा में अपन लिखते हैं MLT। तो देखो सबसे पहले M, मास इसमें है नहीं तो 0, लेंथ है इसमें, लेंथ 1 आ जाएगा, और T क्या आएगा? 0, है ना। M फॉर मास मतलब द्रव्यमान, L फॉर लेंथ मतलब लंबाई, और T फॉर टाइम। ठीक भाई, विमा सेम हो जाएगी यहाँ पे भी। M0 L1 T0, ये कोई विमा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, सदिश अदिश। तो ध्यान रखना अपने को हमेशा, दूरी एक अदिश राशि होती है। तो ये कैसी राशि होती है? अदिश, ध्यान रखेंगे। और जो विस्थापन होता है वो होती है सदिश राशि। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, ध्यान रखेंगे। तो ये चारों में क्या होता है बेसिकली? ये दोनों में जो आपकी दूरी और विस्थापन में बेसिक डिफरेंस होता है। अब अपन 3 से 4 एग्जाम्पल लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल में देखो सबसे पहले जैसे मान लो कोई पार्टिकल बिंदु A से चला B तक। तो बिंदु पार्टिकल गया A से B तक, और मान लो इनके बीच की लंबाई है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। अब पार्टिकल A से चला B तक, तो उसने उसकी वास्तविक पथ की लंबाई कितनी है? देखो A से B तक गया तो 5 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। अभी अपने को पता कि दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है बेसिकली? पार्टिकल की प्रारंभिक और अंतिम का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, और अंतिम मतलब जहाँ पे रुका। अच्छा, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति। अच्छा, अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, यहाँ से यहाँ तक जाने में इन दोनों के बीच की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य जो सीधी दूरी होती है वही न्यूनतम होती है। मतलब 2 बिंदुओं को रेखा से मिलाने पर जो उस रेखा की जो लेंथ होती है वही क्या होती है बेसिकली? सबसे न्यूनतम। अच्छा, यही सबसे न्यूनतम लंबाई, तो यहाँ पे विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन।
इसी एग्जाम्पल में मान लो पार्टिकल बिंदु ए से चला बी तक, है ना। पार्टिकल बिंदु ए से बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया। कहाँ पे आ गया? ए पे आ गया। पार्टिकल ए से चला बी पे गया और बी से ए पे आ गया। अगेन मान लो बीच की दूरी है 5 मीटर। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना है, पार्टिकल ए से बी पे जाके बी से ए पे आ गया, तो टोटल कितना चला, उसके तय की गए वास्तविक पथ की लंबाई कितनी, देखो 5 गया और 5 वापस आया। ये वो वाली बात हो गई, जैसे मान लो कि आपके घर से स्कूल की दूरी मान लो है 1 किलोमीटर, कितनी है 1 किलोमीटर। आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो मान लो 1 किलोमीटर आप जाते वक्त तय किया आपने और 1 किलोमीटर आते वक्त, तो टोटल दूरी कितनी तय की आपने, 2 किलोमीटर, है ना। तो बस ये वाली बात यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। पर इतने ही समय अंतराल में पार्टिकल ए से चला बी तक और बी से ए वापस आ गया, इसका मतलब उसका कुल विस्थापन कितना हुआ, प्रारंभ में ए पे था और घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया, मतलब कुल विस्थापन कितना हुआ, 0। तो इस केस में विस्थापन ध्यान रखें कितना हो जाएगा, विस्थापन होगा आपका 0। ध्यान रखेंगे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में विस्थापन क्या होगा, 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे मान लो पार्टिकल बिंदु ए से चला बी पे गया और बी से कहाँ गया, सी पे गया। मान लो ये 4 मीटर है और ये आपकी 3 मीटर है, ठीक। तो पार्टिकल का वास्तविक पथ कौन सा हुआ, ये ए से बी गया और बी से सी गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी, वास्तविक पथ की लंबाई 4 + 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। अब चूंकि अपन ने पढ़ा कि जो विस्थापन होता है वो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है, उनको मिलाने वाली लाइन। तो बेसिकली ए को सी से मिलाने लाइन कौन सी होगी आपकी, ये होगी, ठीक भाई। तो अब अपन जानते हैं चूंकि ये 4 है ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो यहाँ से विस्थापन कितना होगा, विस्थापन आएगा आपका 5 मीटर। विस्थापन कितना आया, 5 मीटर। अच्छा, इसमें अपन थोड़ा और समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ए से सी जाने के ये अपन एक अपना पथ है, ए से बी गए बी से सी गए, और भी मान लो बहुत सारे पथ हो सकते हैं। जैसे मान लो ए से सी जाने का ये एक अलग पथ है और ए से सी जाने का ये भी एक अलग पथ है, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे। मान लो इसकी दूरी है 10 मीटर, सॉरी इसी पथ की लंबाई है 10 मीटर और इस पथ की लंबाई मान लो है 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे। अब आप ए से सी गए, तो ए से सी अगर आप इस पथ से होके जाओगे तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 7 मीटर। अगर आप इस पथ से होके जाओगे तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। और अगर आप इस पथ से जाओगे तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 8 मीटर। पर इन तीनों ही केस में विस्थापन क्या होगा, 5 मीटर। इन तीनों ही केस में विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी केवल और केवल एक ही हो सकती है, मतलब सीधी लाइन से मिलाने वाली, है ना। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है हमेशा कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरियां अनंत हो सकती हैं। दूरियां क्या हो सकती हैं, अनंत। डिपेंड करता है आप किस पाथ से होके गए हो, जिस पाथ से होके जाओगे वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी। क्योंकि अपन ने शुरू में ही लिखा था दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। जिस पथ से होके जाओगे वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी। तो दूरियां अनंत हो सकती है, पर विस्थापन केवल और केवल क्या होगा, एक ही होगा। विस्थापन केवल और केवल क्या होगा, एक ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अपन 3 और भी अपन आगे एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, देखो यहाँ पे दूरी कितनी आ रही है, विस्थापन के बराबर। यहाँ पे दूरी विस्थापन से, सॉरी विस्थापन 0 दूरी 10, और यहाँ पे भी क्या रहा, विस्थापन दूरी से कम। तो अपन एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जो आपका विस्थापन होगा हमेशा दूरी से कम ही होगा। बराबर हो सकता है पर विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। बराबर वाला केस आपको ध्यान रखना, सरल रेखा। अगर पार्टिकल की बिना दिशा चेंज हुए चल रहा है सरल रेखा के अनुदिश, तो विस्थापन और दूरी हमेशा क्या आएंगे, बराबर। अदरवाइज दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो नोट लगा के, कि आपकी जो दूरी होगी वो विस्थापन के बराबर हुआ, इससे हमेशा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। उससे क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। विस्थापन का मोड, तो विस्थापन का मोड होगा वो दूरी से हमेशा कम, ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो दूरी विस्थापन से ज़्यादा या उसके बराबर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि विस्थापन दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। बराबर वाला केस क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है, ठीक भाई। अपन और एग्जाम्पल लेते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल वर्ताकार पथ पे घूम रहा है। किस पे घूम रहा है, वर्ताकार पथ पे, और इसकी रेडियस मान लो कितनी है, r। वर्ताकार पथ की रेडियस कितनी है, r। अब मान लो पार्टिकल ने कंप्लीट चक्कर पूरा किया, कितना किया, एक कंप्लीट चक्कर। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने कंप्लीट चक्कर किया, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपसे एग्जाम में। देखो क्या पूछा जाएगा कि कण के द्वारा एक वर्ताकार पथ पर, कण के द्वारा एक वर्ताकार पथ पे एक पूरा चक्कर लगाने में कण का विस्थापन व दूरी क्या होगी। कण के द्वारा
पूरा चक्कर लगाने पर कण का विस्थापन व दूरी, विस्थापन व दूरी। अब देखो कण ने एक पूरा चक्कर लगाया, जैसे मान लो पार्टिकल इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, इस बिंदु से, और उसने एक पूरा चक्कर लगा दिया। क्या कर दिया उसने, एक पूरा चक्कर लगा दिया। ए से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे वापस आ गया, पूरा चक्कर लगा दिया। अब आपसे पूछे कि इसमें कण ने दूरी कितनी तय की, तो दूरी तो अपन वही जानते हैं भाई, वास्तविक पथ। वास्तविक पथ क्या है इसका, वास्तविक पथ कहाँ हुआ, इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के कहाँ आ गया, वहीं आ गया, ये इसका वास्तविक पथ है। तो दूरी तो कितनी होगी, क्योंकि अपन जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। कितनी होती है, 2πr। तो वो कितनी हो जाएगी दूरी, 2πr। अच्छा, इसी में आपसे पूछे विस्थापन, इसी में आपसे क्या पूछे, विस्थापन। तो विस्थापन देखो कितना हो जाएगा, विस्थापन जो कि हम जानते हैं कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम। देखो प्रारंभ में कण यहीं पे था, घूम फिर के वहीं पे वापस आ गया, तो उनके बीच की जो न्यूनतम लंबाई क्या होगी, 0। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछे कि आधा चक्कर पूरा करिए, कितना करिए, आधे चक्कर के पश्चात। अब देखो आधा चक्कर लगाए तो अपन समझ सकते हैं, देखो आधे चक्कर में कहाँ तक जाएगा, देखो आधे चक्कर में पार्टिकल ए से स्टार्ट होगा, कहीं से मान लो, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और पार्टिकल घूम के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये देखो आधा चक्कर हो गया कंप्लीट। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये आधा चक्कर हो गया। आधा चक्कर का मतलब कहीं से, जैसे मैंने यहाँ से माना, ये से चला तो आधा चक्कर, आपने यहाँ से मानोगे तो आधा चक्कर यहाँ तक पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो ए से यहाँ तक गया, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, तो ए से गया बिंदु पार्टिकल बी तक, ये आधा चक्कर हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि दूरी, तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, देखो पूरे वर्त की परिधि होती है 2πr, तो आधे की क्या हो जाएगी, πr। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। और उसके बाद देखो विस्थापन, विस्थापन अपने क्या पढ़ा कि प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए था, अंतिम स्थिति उसकी बिंदु बी, उनके मध्य की न्यूनतम, न्यूनतम तो उनको मिलाने वाली रेखा होती है, तो मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली। तो इसकी दूरी कितनी, देखो ये आर, तो कितनी हो जाएगी, 2r। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका आर कितना हो जाएगा, 2r। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो ये आपका हो गया विस्थापन, ये होगी आपकी दूरी। उसके बाद देखो इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखो इसी में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। पूरा चक्कर लगाए तो क्या होगा, आधा लगाए तो क्या होगा, 1/4 चक्कर लगाए, क्या करिए, जैसे इसी में पूछे कि 1/4 चक्कर लगाने के पश्चात, लगाने के पश्चात 1/4 चक्कर लगाने के पश्चात, तो अगर 1/4 चक्कर लगाएगा तो वैसे क्या हो जाएगा, देखो सिंपली 1/4 चक्कर का मतलब समझ पा रहे हो, 1/4 का चक्कर का मतलब इतना, ये इसका ओरिजिन है ना, और ये इसकी त्रिज्या आर होगी, यहाँ पे भी त्रिज्या आर होगी। अब पार्टिकल मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या आपका बी, ठीक भाई। अब पार्टिकल गया, देखो 1/4 चक्कर हो गया ना, ए से बी तक जाएगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, πr/2। देखो पूरा वर्त की परिधि 2πr, आधे की πr, तो 1/4 हिस्से की कितनी हो जाएगी, πr/4। तो दूरी कितनी होगी यहाँ पे सोच के देखो, दूरी हो जाएगी आपकी πr/2, कितनी हो जाएगी, πr/2। और विस्थापन वही दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी दूरी, तो दो बिंदुओं को तो ए बी को मिलाने वाली सीधी लाइन तो ये होगी, ठीक है ना। ये देखो राइट एंगल है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, √2r, कितनी हो जाएगी, √2r। देखो आर तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगा, √2r, रूट कितना हो जाएगा, 2r। तो ये हो गया आपका विस्थापन, ये आपका क्या हो गया, विस्थापन। अच्छा अगेन इन तीनों केस में अपन देख सकते हैं, देखो दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा ही आ रही है। देखो यहाँ पे 2πr 0, यहाँ पे देखो दूरी थी πr और विस्थापन था 2r, तो ये ज़्यादा है देखो, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, देखो विस्थापन क्या आएगा, दूरी से हमेशा कम ही आएगा, है ना। तो एक ही केस हो सकता है बराबर वाला, वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये अपने 5 से 6 एग्जाम्पल लिए आपको, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन औसत वेग। क्या पढ़ेंगे, औसत वेग व औसत चाल। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन औसत चाल। औसत चाल देखो क्या होती है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसको क्या बोलते हैं अपन, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो, औसत चाल सिंपली देखो जनरली ऐसा है, जैसे मान लो कि जनरली अपन चाल को डील करते हैं तो औसत में डील करते हैं। जनरली अपन
जैसे सिंपली आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि सीकर से जयपुर की दूरी है 100 किलोमीटर। सीकर से जयपुर की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, है ना। और मान लो कि सीकर से जयपुर आपको जाने में लगता है 2 घंटे। कितने लगते हैं? मान लो 2 घंटे। अब आपसे कोई पूछे कि आप चाल बताओ, तो आप चाल नहीं बताओगे, आप बताओगे अपनी औसत चाल। बेसिकली क्या बताओगे? औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए आप क्या करोगे? कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दोगे, तो आपकी चाल क्या आ जाएगी? बेसिकली जिसको अपन औसत ही बोलेंगे, वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली अपन जनरली जो भी जिसको चाल बोलते हैं, बेसिकली वो क्या होती है? औसत चाल होती है। कुल दूरी में अपन कुल समय का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है? औसत चाल। अब देखो औसत चाल के बारे में अपन पढ़ते हैं। औसत चाल में देखो सबसे पहले औसत चाल को क्या बोलेंगे? इसको देखो मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख दे रहा हूँ, वी एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। इसको क्या लिखते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, ध्यान रखना आपको। आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएगा। अपन जब भी औसत चाल निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। ये एवरेज हो गया। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, इसी में एक चीज पड़ी जाती है, तात्क्षणिक चाल। कुछ नहीं है, सिंपल चीज है ये भी। आप तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है किसी टाइम टी पे आपकी जो चाल होगी, किसी समय टी पर जो आपकी चाल होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक चाल बोलेंगे, किसी समय टी पे। जैसे मान लो आप यहाँ से जयपुर गए, तो अभी अपन ने निकाला कि भाई गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? औसत आई अपनी 50 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि आपकी गाड़ी की हमेशा रफ्तार ये तो नहीं रहेगी, कभी आपकी 10 की होगी गाड़ी, कभी रफ्तार गाड़ी की 100 भी होगी, कभी 70 भी होगी, कभी 80 भी होगी, मतलब वो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। पर औसत क्या रहेगी? फिक्स, है ना। औसत क्या आएगी? 50। अगर आप 50 की रफ्तार से चलोगे तो 2 घंटे में कहाँ पहुँच जाओगे? सीकर से जयपुर पहुँच जाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो वो वाली बात है। तात्क्षणिक मतलब किसी समय टी पे जो आपकी रफ्तार गाड़ी की चेंज होती है, कहीं पे 10 होगी, कहीं पे 20 होगी, कहीं पे 100 होगी, कहीं पे 50 होगी, तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक बेसिकली एवरेज को तात्क्षणिक में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जो आपका टाइम इंटरवल है उसका अंतराल बहुत छोटा हो। टाइम इंटरवल जब देखो आपका क्या हो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब पढ़ते हो, जानते हो कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो। टेंस टू जीरो का मतलब डेल्टा टी क्या हो? बहुत छोटा हो। तब आपका क्या हो जाता है? जो आपका वी एवरेज है वही क्या आ जाता है? वी आई एन एस लिख दे रहा हूं मैं ना, या फिर सिंपल इसको मैं वी लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? वी, है ना। ये आपकी तात्क्षणिक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? अपन ऐसे लिख सकते हैं वी को कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और आपका आ जाएगा वी एवरेज। और इसको लिखेंगे अपन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका डी एस अपॉन डी टी में। डी एस अपॉन डी टी अपन ऐसे लिख लिया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डी एस अपॉन डी टी इसलिए लिख दिया क्योंकि डेल्टा बड़े टाइम इंटरवल के लिए लिखा जाता है डेल, और डी छोटे टाइम इंटरवल के लिए लिखा जाता है ना। तो आपको तो सिंपल ये याद रखना कि औसत का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, और तात्क्षणिक का मतलब किसी समय टी पे, किसी समय टी पे। अब देखो उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं सिंपली इसमें, ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब डेफिनेशन पढ़ने के बाद अपना तरीका वही सिंपल। उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं सिंपली? मात्रक। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। तो मात्रक अपन सिंपली वही 2 टाइप के, एमकेस और सीजीएस। एमकेस और सीजीएस। तो एमकेस तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो फॉर्मूले में ऊपर आ रहा है दूरी और नीचे आ रहा है समय, तो दूरी बटे समय यही होगा। उसके बाद देखो विमा। विमा अपने को याद रखनी है, देखो m0 L1 T-1। देखो m फॉर मास इसमें है नहीं, दूरी आ रहा तो लेंथ ऊपर आ रहा तो L1, समय नीचे आ रहा तो T-, है ना। मात्रक हो गया विमा। और ध्यान रखना जो आपकी औसत चाल या जो तात्क्षणिक चाल है वो कैसी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो ये 4 पॉइंट अपन हर टॉपिक के पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मात्रक, विमा और सदिश सही है हदिश, है ना। सिंपली मात्रक, है ना। क्योंकि आपके एयरफोर्स एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन क्या आते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन किस कहते हैं? मात्रक और विमा के आते हैं। किसके आते हैं? मात्रक और विमा के। अब देखो नेक्स्ट ये हो गया अपना औसत चाल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें अपन आप क्या पढ़ेंगे? औसत चाल के बाद पढ़ेंगे औसत वेग। क्या पढ़ेंगे? औसत वेग। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा दूरी व विस्थापन, उनमें डिफरेंस समझ आया। अब पढ़ेंगे अपन औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल अपन ने पढ़ लिया, औसत वेग। औसत वेग,
एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग देखो किसको बोलेंगे अपन, औसत वेग को देखो मैं वी एरो से लिखूंगा क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है ना। वी एवरेज लिख दिया पर इसमें मैंने एरो लगा दिया तो डिफरेंस आपको समझ आएगा। जब एरो लगाया मतलब आपकी औसत वेग है और एरो नहीं लगा मतलब औसत चाल है। इसको क्या लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे कुल विस्थापन बटे कुल विस्थापन बटे कुल समय। अच्छा, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये बेसिकली R2 माइनस R1 देखो क्या है, देखो सिंपली यहाँ से तो एक चीज़ समझनी है आपको, यहाँ पे जो डेल्टा आर है ये बेसिकली विस्थापन है। डेल्टा आर क्या है आपका विस्थापन। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ समझनी पड़ेगी। डेल्टा आर क्या है विस्थापन, R2 माइनस R1। देखो R1 क्या है, कण की जो प्रारंभिक स्थिति है उसका स्थिति सदिश। R2 क्या है, जो कण की अंतिम स्थिति है उसका स्थिति सदिश। क्योंकि जो स्थिति सदिश जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनको स्थिति सदिश के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा, स्थिति सदिश। मैं आपको थोड़ा सा 2D फॉर्म में समझा दे रहा हूँ। इसको अपन 1D में भी पढ़ सकते हैं, 2D में 3D में कैसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लो ये कोई बिंदु P है और ये बिंदु कोई Q है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अपन सिंपली। अब देखो ये बिंदु P था आपका, ये Q था। अब मान लो पार्टिकल बिंदु A से B तक गया तो पार्टिकल का देखो यहाँ से तक गया। अब P का देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं मूल बिंदु सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हो गया आपका प्रारंभिक स्थिति मतलब R1। अच्छा कि तो कई जगह आपको ऐसा भी लिखा सकता है, यहाँ पे I फॉर इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ऐसा भी लिखा हो सकता है, मैंने R1 लिख दिया। और इसको क्या लिखूंगा मैं R2। तो ये जो आपका होगा ना ये विस्थापन डेल्टा आर, ये होगा R2 माइनस से R1। ये क्या होगा आपका R2 माइनस से R1। तो बेसिकली ये डेल्टा आर है, ये आपका विस्थापन है। डेल्टा आर है वो, ये क्या है आपका विस्थापन। बेसिकली ये आपका क्या है विस्थापन। डेल्टा आर को विस्थापन बोलेंगे क्योंकि पार्टिकल पहले यहाँ पे था तो उसका स्थिति सदिश R1 था। अब बिंदु Q पे आ गया तो उसके स्थिति सदिश क्या हो गया R2। इन दोनों स्थिति सदिश का जब अपन डिफरेंस करेंगे वो डिफरेंस ही आपको क्या देगा विस्थापन। अच्छा ये T2 माइनस T1, मान लो T1 पे पार्टिकल यहाँ पे था और T2 समय पे यहाँ पे, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। तो इतने अंतराल में इतना विस्थापन हुआ, जिसको अपन क्या लिखते हैं डेल्टा। तो विस्थापन को हमेशा क्या लिखते हैं अपन, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि सदिश राशि होती है तो क्या लिखते हैं अपन स्थिति सदिश का जो डिफरेंस। तो विस्थापन की एक अपन नई डेफिनेशन और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं विस्थापन बेसिकली कण की स्थिति सदिश में परिवर्तन को क्या बोलेंगे विस्थापन। देखो कण के स्थिति सदिश में परिवर्तन, देखो ये यहाँ पे स्थिति अलग थी, यहाँ पे स्थिति अलग है, तो स्थिति सदिश में परिवर्तन R2 माइनस R1, उसी को डेल्टा आर, उसी को क्या बोल देंगे अपन विस्थापन बोल देंगे। क्या बोल देंगे विस्थापन। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ आपको। अच्छा सिंपली आप बोलोगे सर हम कोऑर्डिनेट ये आपकी स्थिति सदिश कैसे लिखें, तो स्थिति सदिश देखो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष लिखा जाता है। किसके सापेक्ष लिखा जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। अपन किसी और बिंदु के सापेक्ष भी लिखा जा सकता है, पर उसमें अपने को बोला जाएगा फिर। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि स्थिति सदिश P के सापेक्ष Q का, Q के सापेक्ष P का गिवन होगा, पर कुछ भी नहीं दिखा दे, सिर्फ सिंपल ऐसे लिखा कि स्थिति सदिश, इसका मतलब वो किसके सापेक्ष है मूल बिंदु के सापेक्ष। और मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या करो, जो भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है उसमें आई कैप जे कैप लगा दो। अगर 1D में तो आई कैप लगा दोगे या जे कैप के कैप जो भी है, 2D में तो आई और जे दो आ जाएंगे, और 3D है तो आई कैप जे कैप के कैप। समझ पा रहे हो नहीं भाई। तो 1D 2D 3D किसी में भी अपन पढ़ सकते हैं। तो सिंपली जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कि कोई पार्टिकल कण का विस्थापन हुआ 2,3, जैसे मान लो ये बिंदु P है और पार्टिकल P से गया Q और इसके मान लो कोऑर्डिनेट है 3,-2, ये दो कोऑर्डिनेट है। पार्टिकल गया 2,3 से 3,-2 पे। अब कण का विस्थापन कितना होगा, कण का विस्थापन कितना होगा कण। तो देखो जैसे मान लो कोई कण गया बिंदु P से Q तक, कहाँ से गया P से Q तक, तो P से Q तक गया तो आपसे पूछेगी विस्थापन बताओ, तो P का लिखोगे जैसे आप R1 स्थिति सदिश लिखो तो आप लिखोगे 2i कैप प्लस 3 जे कैप, आई कैप जे कैप लगा दो, ये स्थिति सदिश R1 हो गया। R2 कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 2 जे कैप, ये हो गया। अब आपसे पूछा कि भाई P से Q तक गया विस्थापन, तो विस्थापन तो डेल्टा R, और ये क्या होता है R2 माइनस से R1। अच्छा R1 R2 में कंफ्यूज नहीं होना। R2 मतलब देखो मैंने इसलिए लिखा, R2 को यहाँ RF भी लिख सकते, F फॉर फाइनल मतलब अंतिम स्थिति, तो यहाँ अंतिम आएगी, यहाँ प्रारंभिक आएगा ना। मैंने R1 R2 लिखा है, आप R लिखना चाहो तो R फाइनल R इनिशियल, फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो कितना हो जाएगा देखो डेल्टा R।
डेल्टा आर आपका हो जाएगा, इसमें डिफरेंस करोगे कितना आएगा देखो आई कैप, और यहाँ पे देखो 2 - 3 तो कितना आ जाएगा -5 जे कैप। ये आपका क्या हो जाएगा विस्थापन। अब सोच के देखो इसी क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि पार्टिकल बिंदु P से गया, P से क्यों गया इतने सेकंड में, तो बताओ औसत वेग, तो क्या करते आप विस्थापन आपने निकाल लिया, यहाँ से विस्थापन आपने निकाल लिया और समय का भाग दे देते तो कितना आ जाता आपका, क्या आ जाता औसत वेग। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो ऐसे अपन औसत वेग निकाल सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको कोऑर्डिनेशन, बाकी आपको जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से बताया जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डेल्टा आर बराबर क्या होगा R2 - R1। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखो ये पढ़ लिया, जैसे अपन ने औसत चाल में पढ़ा था वहां पे ताक्षणिक चाल, वैसे यहाँ पे पढ़ा जाता है ताक्षणिक वेग। क्या पढ़ा जाता है, ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग तो आपका वही हो जाएगा सिंपल जो अपन ने पढ़ा, वहां पे क्या था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वैसा यहाँ पे होगा। तो अपन इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखो वी ताक्षणिक वैसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो आपका जो वी औसत जो आपकी चाल, जो औसत आपका वेग होगा, जो आपका औसत वेग होगा वही किस में बदल जाए ताक्षणिक में। तो वी आपका क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगेन ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी बराबर कितना हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके देखो कब काम आएगा, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको तब काम आएगा जब आपका जो कण का जो स्थिति सदिश है वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ मिलेगा आपको। आर क्या होगा टी का फंक्शन आपको दिया हुआ मिलेगा, और पूछेगा कि किसी समय टी पर, जैसे टी बराबर 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड ऐसे देगा, और वहाँ पे आपसे ताक्षणिक वेग पूछेगा, तो आप इजीली निकाल पाओगे। क्या करोगे, पहले एक बार अवकलन करोगे, फिर टी की वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व। आगे अपन स्लाइड में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। अच्छा इसका उल्टा आपको वी दे देगा और फिर आर पूछ लेगा, आपको क्या दे देगा, आपको क्या देगा वी दे देगा और आर पूछ लेगा, वी दे देगा और आपको क्या पूछ लेगा आर पूछ लेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये सिंपल आपको ध्यान रखना है ना, ये सिंपल। अच्छा अगेन वही सिंपल कहानी, उसके बाद देखो वहाँ पे क्या पढ़ा था इसका मात्रक, तो मात्रक ध्यान रखना, देखो दोनों की सेम ही होते हैं मात्रक, MKS और CGS। सिंपल ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिंपल भाई। उसके बाद विमा क्या लिखेंगे अपन, विमा हो जाएगी वही m0 L1 T-1, मात्रक विमा सेम होती है। अच्छा वहाँ पे अपने पढ़ा था जो आपकी औसत चाल होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश। ये ध्यान रखना, ये एक सदिश राशि, ये एक सदिश राशि, ये एक सदिश राशि, ये कैसी राशि है सदिश राशि। तो ये अपन ने दोनों में बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल लेंगे, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इनको, है ना। ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसको आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हो वैसे, और इसको स्टैंडर्ड में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ना। किसी कण द्वारा कुल तय दूरी की, किसी कण द्वारा कुल तय दूरी की आधी दूरी v1 चाल से व शेष आधी दूरी किसी कण द्वारा कुल तय दूरी की आधी दूरी v1 चाल से व शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो कण की औसत चाल होगी, कण की औसत चाल होगी। कहने का मतलब किसी कण द्वारा कुल तय दूरी की आधी दूरी v1 चाल से व शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो औसत चाल पूछे अपने। कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है, जैसे मान लो कि कोई बिंदु A व B, A से B तक गया, और मान लो कुल दूरी है D, कुल दूरी कितनी है D, उसकी आधी दूरी मतलब d/2 चलेगा वो v1 चाल से, और शेष d/2 चलेगा वो v2 चाल से। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कि आपकी टोटल दूरी तय की आपने 100 किलोमीटर, 100 में आप 50 किलोमीटर अलग चाल से चले और बचे 50 किलोमीटर आप
अलग चाल से चले तो औसत चाल क्या होगी, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये सिंपल है। तो अब इसमें औसत चाल निकालने का वही अपन सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एवरेज निकालने का ना। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। अपने को तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से सब काम हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल समय तो अपने को समझ आ रहा है, इसमें दे रखा है, देखो कुल समय कितना हो जाएगा, सॉरी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो डी, कुल दूरी तो डी है। अच्छा कुल समय अपने को नहीं दे रखा, तो समय मान लेते हैं यहाँ T1 लगा और यहाँ पे T2 लगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, सिंपल है, T1 प्लस T2। अब चूंकि अपने को समय निकालना, तो समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ पे दूरी कितनी है भाई, d/2 और चाल कितनी है v1, तो यहाँ पे जो T1 टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, T1 कितना होगा, समय बराबर दूरी कितनी है d/2 डिवाइड बाई चाल, तो कितना हो जाएगा v1। ऐसे ही T2 कितना आएगा आपका d/2 इंटू v2, तो T1 प्लस T2 आ गया। इसको यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एवरेज। यहाँ पे सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगी इसकी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। T1 T2 की वैल्यू रखे सोल्व करोगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, औसत चाल। अब ये कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी अपन आगे स्लाइड में जो अपने स्लाइड्स में जो क्वेश्चन होंगे उसमें से एक दो टाइप के, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन होंगे, उनको सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आधी दूरी अलग रफ्तार से और आधी दूरी अलग रफ्तार से, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ध्यान रखेंगे भाई। बाकी नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन सिमिलर, ऐसा ही अलग एक क्वेश्चन और आ जाता है, पर थोड़ा इससे डिफरेंस है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि आधी दूरी एक रफ्तार से चले, शेष आधी दूरी अलग रफ्तार से, तो औसत। अब इसमें क्या है, अगर टोटल मान लो कोई पार्टिकल चला 1 घंटे चला, वो मान लो आधे घंटे वो अलग रफ्तार से चला और शेष आधे घंटे वो अलग रफ्तार से चला, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो ये सब है ना। तो यदि कोई कण कुल समय के आधे समय, यदि कोई कण कुल समय के आधे समय v1 चाल से वह शेष आधे समय v2 चाल से चलता है, v2 चाल से चलता है, तो कण की औसत चाल होगी। तो सिंपल वही, जैसे मान लो आप यहाँ से ये आपको टोटल टाइम इंटरवल है, मान लो t, यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा, टोटल कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो t टाइम लगा ना, और आधे टाइम इंटरवल मतलब t/2 वो v1 से चलेगा और शेष t/2 v2 से चलेगा। मान लिया भाई v1 v2, आधे इंटरवल वो v1 चला, आधे इंटरवल वो v2 चला, तो अगेन वही पूछा औसत चाल। तो वही अब मान लो कि यहाँ उसने दूरी मान लो d1 तय की और यहाँ पे की d2, तो फॉर्मूला बना क्या, वी एवरेज का कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो वी एवरेज कुल दूरी d1 प्लस d2 और कुल समय तो t लग ही रहा है, t/2 प्लस t/2। अब दूरी वही समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा समय इंटू चाल। अब देखो यहाँ पे दूरी तो d1 कितना आ जाएगा, समय t/2 इंटू दूरी चाल v1। ऐसे ही आपका यहाँ पे जो d2 आएगा वो कितना आएगा, समय लग रहा है t/2 इंटू रफ्तार कितनी है v2, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय इंटू चाल। इसकी वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगी वैल्यू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन दोनों बेसिक फॉर्मूलों को आपको याद रखना है ना, ये दो बेसिक फॉर्मूले, इन दोनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आधे समय अलग से चले और आधे समय अलग से चले तो फॉर्मूला होगा दोनों रफ्तारों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। और अगर आधी दूरी अलग रफ्तार से चल रहा है, आधी दूरी अलग रफ्तार से चल रहा है, तो क्या होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं अपन एक, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है r त्रिज्या का, मान लो कोई अर्धवर्त के थ्रू है ना, ये बिंदु मान लो A है, ये बिंदु आपका B है, पार्टिकल बिंदु A से चला V, ये चाल दे रखी नियत है, ये V चाल से चला, बिंदु A से नियत चाल से चला, A से B तक गया, कहाँ तक गया, A से B तक, और आपसे पूछा क्या है, औसत वेग। आपसे क्या पूछा है, औसत वेग।
कि पार्टिकल ए से बी तक गया, कहाँ गया, ए से बी तक गया नियत चाल से। पथ कौन सा है उसका, ये वाला, ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है ना, ये सेंटर हो गया आपके सर्कल का। अर्धवृत्त की परिधि पर कहाँ चल रहा है, बिंदु ए से चल के बी तक आ रहा है। तो क्या पूछा है, चाल आपको दे रखी है, औसत वेग। तो वी ए औसत का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, क्या होता है भाई, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अच्छा, विस्थापन तो अपने को समझ आ रहा है, ए से बी तक जाओगे तो विस्थापन 2r हो जाएगा, अभी पहले एग्जांपल किया था, तो विस्थापन तो 2r हो गया। समय मान लो t लग रहा है, समय कितना लग रहा है, t। अब ये समय अपने को पता होना चाहिए। अब समय के लिए आपको अल्टीमेटली निकालना आना चाहिए, क्योंकि देखो पार्टिकल ए से बी तक चला, इस पथ की लंबाई कितनी है, पाई आर। कितनी है, पाई आर, क्योंकि टोटल वर्थ की परिधि 2 पाई आर, तो इसकी कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो दूरी अपने को पता चल गई, चाल अपने को पता है, तो समय पता चल जाएगा, क्योंकि समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी अपने को पता है पाई आर, और चाल कितनी दे रखी है अपने को, नियत दे रखी, तो भी आ जाएगा। तो समय की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टी की, ये आपका क्या हो जाएगा, टी। तो इस टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2r अपॉन पाई आर अपॉन वी। देखो वी ऊपर चला जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 2v अपॉन पाई, कितना हो जाएगा, 2v अपॉन पाई। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ए से बी तक औसत चाल। तो ये क्या हो जाएगी, आपका औसत वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औसत वेग। तो ये था आपका औसत चाल है, औसत वेग। सिंपली औसत वेग निकाल लिया अपन यहाँ से। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछता औसत वेग, सॉरी औसत चाल, तो औसत चाल यहाँ पे v आती है। औसत चाल क्या आएगी आपकी, v। औसत चाल आ जाएगी यहाँ पे v, क्योंकि किसी भी नियत राशि, देखो चाल आपको नियत दे रखी है, अगर चाल कम ज़्यादा होती तो औसत अलग आता, पर चाल तो नियत है, और नियत राशि का औसत भी हमेशा क्या होता है, कोई राशि होती है ना, हमेशा v रहनी है तो नियत रहेगी, तो औसत चाल तो हमेशा क्या रहेगी, v रहेगी। औसत चाल क्या रहेगी, v रहेगी, है ना। नेक्स्ट देखो, अच्छा जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था वैसे अपन यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, कि वहाँ पे अपन ने जैसे पढ़ा था कि जो दूरी होती है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, या फिर हमेशा उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, नोट लगा के एक चीज़ क्या याद रखनी है आपको, कि जो आपका औसत चाल होती है, ये कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं आपके, जैसे क्वेश्चन आप कैसे आएगा, निम्नलिखित में से सत्य है या असत्य, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट दिए मिलेंगे। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पता होनी चाहिए। औसत चाल आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू औसत वेग के बराबर या इससे हमेशा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, है ना, औसत वेग के बराबर ही होगी, है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये स्टेटमेंट सत्य, ध्यान रखना, कई बार देखो ऐसे कि औसत, है ना, ये मोड लगा देता हूँ मैं, आपसे सिंपल ये स्टेटमेंट देखिए, आपका जो औसत चाल है ये बराबर है मोड ऑफ औसत वेग। ये स्टेटमेंट सत्य है, असत्य है, तो ध्यान रखना ये असत्य स्टेटमेंट है। कैसा है, असत्य, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, बराबर हो सकता है, देखो मैंने यहाँ इक्वल साइन लगाया, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसलिए अपन ऐसा नहीं लिख सकते। तो सत्य असत्य वाले स्टेटमेंट में अगर ऐसा आ जाएगा औसत चाल बराबर औसत जो वेग है उसका मोड औसत चाल, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य कथन है ना। अगर ऐसा लिखा है तो क्या होगा, सत्य होगा। हाँ, पर अगर ताक्षणिक चाल है आपकी, कैसी चाल है, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल क्या होगी, ताक्षणिक वेग के मोड के बराबर हो जाएगी, ताक्षणिक वेग के मोड के बराबर हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सत्य है, पर ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य। ये ध्यान रखेंगे आप, ना। ताक्षणिक तो मतलब किसी समय टी पे, तो किसी समय टी पे तो जो आपकी ताक्षणिक वेग होगा, वेग क्योंकि मोड इसलिए लिखा क्योंकि वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि का मोड लेंगे तो क्या बन जाती है, अदिश बन जाती है, अपन सिंपल जानते हैं, तो वो ताक्षणिक हो जाए, क्योंकि ये तो किसी समय टी पे है, तो टी पे तो सेम ही रहेंगी दोनों ना। अगर इसका मोड लेंगे तो वही क्या आ जाएगी, आपकी ताक्षणिक चाल जाएगी, सिंपल। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक से। आज अपन ने पढ़ा दूरी, विस्थापन, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस, अपन 3-4 एग्जांपल भी दूँ। ऐसे पढ़ा अपने औसत वेग व औसत चाल, औसत वेग व औसत चाल। अब इनसे रिलेटेड अपन 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक भाई। तो अपन क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपका, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा सिंपल से पढ़ेंगे इसको, कि एक खिलाड़ी
r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ठीक भाई, 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात विस्थापन होगा। ठीक भाई, जैसे मान लो ये आपका कोई वर्त है, इसकी त्रिज्या दे रखी है r, है ना, और r की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। पार्टिकल कितनी देर चल रहा है? 2 मिनट 20 सेकंड, अर्थात टोटल टाइम अगर सेकंड में निकालना चाहिए तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 60 प्लस 20। इसका मतलब समय कितना है टोटल? 120 प्लस 140 सेकंड। यही हुआ। आपसे कोई पूछे कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने टोटल सेकंड है, तो 140 सेकंड हो गए। 140 सेकंड टोटल चल रहा है। अच्छा, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। तो चक्रों की संख्या निकाल सकते हैं, कितने चक्कर लगा देगा भाई? क्योंकि अपने को पता अगर पूरा चक्कर कर लेगा तो उसका विस्थापन तो क्या होना, वैसे ही 0 होना है। तो चक्कर निकाल लेते हैं हम, चक्रों की संख्या। तो टोटल घूम रहा है 140 और एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 3.5 चक्कर। मतलब 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा और लास्ट वाला चक्कर क्या होगा? आधा ही होगा। मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकेंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड, 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अच्छा, 3 राउंड में विस्थापन कितना हुआ? 0। उसके बाद क्या कर रहा है वो? आधा राउंड चल रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये मान लो A था और ये B था, तो 3 चक्कर तो यहाँ से आप A से B तक आ गए, 3.5 चक्कर है, मतलब यहाँ पहुँचा। अब चूंकि ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, और विस्थापन जानते हैं प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक स्थिति उसकी A थी, अंतिम क्या है? 3 चक्कर लगाने के पश्चात 3.5 चक्कर लगाने के पश्चात यहाँ पहुँचा, तो फाइनल स्थिति क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ से अगर आपसे कोई विस्थापन पूछे तो कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? 2r। ठीक भाई। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि कण के द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या आंसर आता? सोचो। तो देखो आंसर क्या आता आपका? 3 चक्कर लगाए, 3.5 चक्कर लगाए, क्योंकि एक चक्कर में कितना चला वास्तविक? अगर आपसे दूरी पूछे तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 गुणा 2πr। ऐसा क्यों बोला भाई मैंने? ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखो 3.5 चक्कर लगा रहा है पार्टिकल। अब देखो दूरी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक चक्कर में कितना चलता है? 2πr। एक चक्कर में कितना चलता है? 2πr। तो कितना हो जाएगा टोटल? देखो एक चक्कर में कितना आ जाएगा? 2πr। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 7πr। वास्तविक पथ तो उसका यही है। मैंने बताया ना कि दूरी तो क्या होता है भाई? वास्तविक पथ तो इसमें इतना चला, तो आंसर क्या था फिर आपका? ये आता है ना। तो देखो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। कंफ्यूजन करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ध्यान से करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विस्थापन पूछ रहा है कि दूरी पूछ रहा है ना। तो दूरी होती है अपनी 7πr, विस्थापन होगा अपना 2r। ठीक भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने आपको जो करवाया ना, वही क्वेश्चन है ना। ये देखो, अभी अपन क्या किए, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए लड़के की औसत चाल किलोमीटर पर घंटे में होगी। अपने को औसत चाल पूछी है, तो देखो जैसे मान लो ये लड़के का था घर और ये मान लो उसका स्कूल, बीच की दूरी कितनी है? वैसे ये दूरी अपने काम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 6 किलोमीटर। अब देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अपन किया। देखो जाते हो तो किस रफ्तार से जाएगा? v1 से, और यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त किस रफ्तार से जाएगा? वो v2 से। यहाँ से यहाँ तक आया वो v1 से, और यहाँ से आ गया वो v2 से। अब ध्यान से सोचो, तो मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाया था, उसकी लैंग्वेज अलग थी, इसकी लैंग्वेज अलग है। इसने सोच के देखो तो कुल दूरी कितनी चली? 6 आते वक्त, 6 घर से स्कूल और 6 स्कूल से घर, मतलब 12 में आधी रफ्तार, मतलब 6 किलोमीटर चला वो v1 से, और शेष 6 तो चला v2 से। अच्छा, ये v1 कितना दे रखा? 2.5, और v2 कितना दे रखा? 4 किलोमीटर पर हार। तो ये तो अपना वही फॉर्मूला बन गया। देखो इजी वही फॉर्मूला बन गया। देखो आते वक्त अलग रफ्तार से, जाते वक्त मतलब कुल दूरी की आधी दूरी, 6 किलोमीटर इससे चल रहा है और 6 इससे, तो अपन वी एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो काम आ गया ना अपना फॉर्मूला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सोल्व करेंगे, वैल्यू रख के सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने में क्या है भाई? सिंपल 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2.5,
है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा देखो 25 चौक 100 मतलब 10 10 20, 20 ऊपर आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, ये होगा आपका 6.5, कितना हो जाएगा 6.5, पॉइंट उठाओगे तो यहाँ आ जाएगा, ये 13 पंजे 65 और 40 पंजे 200, तो कितना आ जाएगा 40/13। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 40/13। तो औसत चाल क्या होगी 40/13। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको क्लिक कर गया तो आप इजीली 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो बेटा। नेक्स्ट देखो, ये वो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक बिल्ली एक समान वेग से अक्ष से वाई, देखो वही क्वेश्चन है सेम, सिंपल क्वेश्चन सेम, वही आंसर हो जाएगा इसका। देखो ये आपका मान लो ये आपका कोई बिंदु अक्ष है और ये वाई है, तो देखो यहाँ से अलग रफ्तार से जा रहा है और अक्ष से वाई अलग रफ्तार से आ रहा है। अक्ष से वाई जाने में रफ्तार क्या है वी और वाई से जाने में वी डी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तो वही देखो कुल दूरी की आधी दूरी अलग से चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, अभी अपने प्रूव किया था, है ना, सिंपल 2vt वी अपन वी डी प्लस वी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? सिंपल रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में इससे समय लगेगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने छोटी क्लासों में 9 10 में ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे कि जब भी आपको रफ्तार, अगर अब देखो सेकंड में पूछ रहा है, अगर ये टाइम अपने को घंटे में पूछता तो अपन क्या करते, मीटर वाले को किलोमीटर में बोल देते, फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देते, क्योंकि अपने को देखो समय पूछा था। समय बराबर क्या होता है, सबसे पहले अपन जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी में चाल का भाग देना समय आ जाएगा, पर समय अपने को सेकंड में पूछा, सारी चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं, दूरी मीटर में दे दी और रफ्तार किलोमीटर पर आवर में दे दी। इसका मतलब सभी को एक यूनिट में लाना पड़ेगा, या तो इस रफ्तार को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो या फिर दूरी को किलोमीटर में चेंज करो। अगर दूरी को आप किलोमीटर में चेंज कर लोगे तो आपका आंसर जो टाइम आएगा वो घंटे में आएगा, और अगर चाल को आप किस में चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड में, तो आपका आंसर किस में आएगा सेकंड में आएगा। अपने को सेकंड में पूछा तो अपन क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी जैसे मान लो कोई रफ्तार आपको अक्स किलोमीटर पर आवर कोई भी है ना दे रखी है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किस में करना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना, देखो अक्स इंटू किलोमीटर में जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आ गया, देखो 2 शून्य कैंसिल आउट हो गए, ये 18 का आधा 36 का आधा 18 और इसका 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखो आपका अक्स इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब जब भी आपको रफ्तार किस में दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो, ठीक है ना। इसका उल्टा अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में पूछे तो उल्टा कर दो, क्या करोगे, इसको 18/5 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे देखो अपने को एक चीज़ देखनी है कि देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, जैसे मान लो ये पुल है आपका ना 850 मीटर, और ये आपकी मान लो ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर। अब देखो इसको पार करना, तो देखो पार करोगे तो देखो पुल की और इन दोनों की लंबाई ऐड हो जाएंगे। आपने छोटी क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा ना, क्योंकि पार करने में देखो पुल तो पार करना ही है, प्लस उसकी लेंथ को भी पार करने का मतलब इसका जो पीछे वाला सिरा है वो भी पार कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो 150 प्लस 850, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो 850 प्लस 150 मतलब हो जाएगी 1000 मीटर। कितनी हो जाएगी 1000 मीटर, ठीक भाई। अब अपने को फॉर्मूले में रखो, आंसर करो। अच्छा इसको कन्वर्ट करना अपने को, आपकी जो चाल है चाल को कन्वर्ट कर लो, चाल को मीटर पर सेकंड में करना, तो 45 इंटू 5/18, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसको ऐसा कैसा पढ़ा नहीं तो ना, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। अब रखो फॉर्मूले में, समय पूछा आपसे भाई, रखो समय वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। दूरी कितनी भाई 1000, चाल कितनी 45 इंटू 5, 18 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा ना, तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, और ये कितना हो जाएगा, इसे कितनी बार कटेगा 200 बार, और ये किसी कितनी बार कट जाएगा 40, तो 40 दूनी कितना आएगा 80, तो आंसर कितना हो जाएगा
80 सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 80 सेकेंड, है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, सिंपल हो गई, विस्थापन से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तत्पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो उसका विस्थापन होगा। वही जनरली अपने को एक चीज अपने को ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, चीज क्या है, जैसे बोर्ड पे अपन जब भी लिखते हैं ना, तो देखो बोर्ड पे नॉर्थ अपन क्या लिखते हैं? ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट इधर और वेस्ट, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ये बोर्ड पे ऐसे ही लिया जाता है। ठीक भाई। अब बोर्ड बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की तरफ, मतलब 10 मीटर कहाँ चला? ये मान लो 10 मीटर है, उत्तर की तरफ चला। ठीक भाई। 10 मीटर चलने के बाद 20 मीटर पूर्व की ओर, मतलब 20 मीटर कहाँ चलेगा? पूर्व की ओर। ये फाइनल पॉइंट हो गया। जैसे मान लो ये बिंदु ये था, यहाँ से बी गया और सी आ गया। पूछा आपसे विस्थापन है, तो विस्थापन तो अपन जानते हैं, दो बिंदु मिलाने वाली सीधी रेखा ना, सीधी। तो देखो ये 10 ये 20, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये √500 होगा। √500 अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 22.5 मीटर, है ना? क्यों समझा? क्यों 500 देखो अपन जानते हैं 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ठीक भाई। इसका मतलब 484 500 के नियर बाई है, मतलब 22 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब 22 से थोड़ा ज़्यादा देखो ऑप्शन है ही नहीं और कोई। 25 दे रखा, 25.30, इसका मतलब 22 से थोड़ा ज़्यादा तो 22.5 ही होगा। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको आइडिया ऑप्शन देख के क्या करना है? टिक करना होगा, है ना? तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये हो जाएगा। ठीक भाई, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका ये है। तो ये फिफ्थ। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी एक विमीय गति? एक विमीय गति सिंपली देखो, जैसे पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति, पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति। अब पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति जो आपकी होगी, पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति, पृथ्वी पे उतरते हुए हवाई जहाज की गति। अब देखो पृथ्वी पर जो हवाई जहाज होगा वो देखो सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब देखो वन डायमेंशन तो नहीं हो सकती। जैसे पृथ्वी पर हवाई जहाज उतरेगा तो ना तो डायरेक्ट ऐसे उतर सकता है, ऐसे थोड़ी उतर सकता है। पृथ्वी कैसे उतरेगा? देखो हवाई जहाज ऐसे, मतलब वो देखो जैसे मान लो इसको मैं अक्ष डायरेक्शन मानो, इसको मैं क्या मानूं? वाई डायरेक्शन मानो। तो पार्टिकल देखो अक्ष में भी चलेगा और वाई में भी, है ना? समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? ऊपर प्लस वाई तो नीचे माइनस वाई होगा। तो पार्टिकल अक्ष में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो ये क्या होगी आपकी? एक विमीय की दो में, 2 विमीय। इसका मतलब पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति क्या होगी? द्विविमीय गति होगी। कैसी गति? द्विविमीय। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति, ये भी क्या होगी आपकी? द्विविमीय। चलती हुई ट्रेन के पहिए की गति, देखो पहिया घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, तो ये भी द्विविमीय। तो क्या हो जाएगी आपकी? सीधे मार्ग पे दौड़ती ट्रेन की गति। ये क्या हो जाएगी? देखो सीधे मार्ग पे दौड़ते हुए, सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती ट्रेन की गति, ये आपका क्या हो जाएगा? एक विमीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये सिंपल देखो अभी पढ़ा, किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात मान का अनुपात सदैव होगा। थोड़ा सा ये है ना, सदैव, है ना? सदैव क्या होगा? इकाई होता है, इकाई अथवा इकाई से कम होता है, इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, इकाई से कम होता है। अभी अपन ने पढ़ा देखो कि औसत जो आपका औसत चाल होती है वो औसत वेग के बराबर या उससे क्या होगी? हमेशा ज़्यादा ही होगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? औसत चाल हमेशा औसत वेग के बराबर या इससे ज़्यादा ही होगी। अब पूछा किस चीज़ ने? औसत वेग तथा औसत चाल। औसत वेग इसमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो ये साइन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? औसत वेग बट्टे औसत चाल। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा? हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि देखो वेग अपन जानते हैं क्या होगा? चाल से हमेशा कम होगा। तो इसका मान या तो 1 के बराबर या 1 से कम आएगा। तो इकाई होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इकाई था, इकाई से कम होता है, हाँ ये सही हो जाएगा। ये अपने आप गलत हो जाएंगे। तो समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? है ना? ये गलत इसलिए क्योंकि इकाई से कम हमेशा तो कम नहीं होता, कभी बराबर भी हो सकता है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो क्या होगा? इकाई होता है, इकाई से हमेशा क्या होगा? कम होगा, है ना? सिंपल ये चीज़। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखने आपको ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, चेक करना है कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है? औसत वेग बटे औसत चाल पूछ रहा है या औसत चाल बटे औसत वेग पूछ रहा है ना? ये जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी कि इन रेशियो को ध्यान रखना, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। अगर औसत वेग बटे औसत चाल बटे औसत वेग पूछेगा तो आंसर फिर ये नहीं होगा, फिर सी होगा। समझ पा रहे हैं? फिर इकाई है तो इकाई से आंसर क्या आएगा? अधिक आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ये देखो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, देखो इसमें देखो किसी कण का वेग अपने को दे रखा है। तो सिंपली अपन देखो v बराबर क्या जानते हैं? अच्छा, अक्ष के अनुदिश चल रहा है तो मैं v को dx/dt लिख दूं। क्यों भाई?
अब बोलोगे सर आपने तो डी आर अपॉन डी टी लिखा, डी आर अपॉन डी टी लिखो, आर में एक्स वाई जेड तीनों आते हैं। अभी इसने पहले से बोल दिया कि अक्स अक्स के अनुदिश जा रहा है, समझ पा रहे हो ना, तो मैंने इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया। वाई वाई अक्स के अनुदिश जाता तो वह डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि देखो एक भी में गति है ना, सिर्फ अक्स के अनुदिश जा रहा है ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं डी एक्स बराबर वी डी टी, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ठीक भाई। अच्छा लिमिट लगाऊंगे, लिमिट लगा के सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को कर सकते हैं भाई। अच्छा अक्स की, अच्छा लिमिट लगा सकते हैं, दे रखा है अक्स टी बराबर 0 पे अक्स 0 है, मतलब जब टी 0 है तब अक्स क्या है 0, मैथमेटिक्स में अपन लिमिट लगाते हैं ऐसे। अच्छा टी बराबर 1 सेकंड पे, टी बराबर 1 सेकंड पे अक्स कितना वही पूछा है तो रख देंगे, सोल्व करो, ये अक्स बराबर, अच्छा वी की वैल्यू अपने को दे रखी है वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, सिंपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे 0 से 1, सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे लिमिट लगाओगे तो देखो ये तो कितना आ जाएगा वी टी वी नोट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, सिंपल जानते हैं, लिमिट लगाएंगे 0 से 1, जब लिमिट पुट करेंगे टी बराबर 0 से 1 तो सोच के देखो कितना आ जाएगा आंसर, वी नोट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, प्लस क्या हो जाएगा आपका एफ बाई 3, समझ पा रहे हो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वी नोट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, ये सिंपल आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं। तो देखो ऐसे आ सकता है, या फिर उल्टा आपको देखो टी अक्स दे देता और वी पूछता, फिर अवकलन करके आप टी की वैल्यू रखते तो आंसर आ जाता, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, ये देखो वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि एक कण की सरल रेखा इस प्रकार गतिशील है कि विस्थापन का समीकरण दे रखा आपको एस बराबर ये, तो टी बराबर 2 सेकंड पे वेग पूछा, तो वी बराबर अपन जानते क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, ये इसने एस दी थी, आप एक्स वाई जेड जो भी लिखना चाहो, ये तो नोटेशन है, नोटेशन से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डी एस अपॉन डी टी। एक बार अवकलन करना है सिंपली, एस का अवकलन करो भाई, टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 3, कॉन्स्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है अपन जानते हैं 0। अब अपने को v किस पे कैलकुलेट करना है, t बराबर 2 सेकंड पे, तो t बराबर 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो ये 4 4 3 12 और ये 24 में से 12 गए, माइनस का 12 प्लस का 3 मतलब माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल देखो अवकलन करके लिमिट रखना है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी देखो विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए की किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगा जाए, समझ पा रहे हो ना। तो ये कोई वर्ताकार पहिया है आपका, ये मान लो आपका धरातल है ना, और इसकी त्रिज्या मान लो आर आपको दे रखा 1 मीटर, इसमें आर कितना दे रखा 1 मीटर। अब पार्टिकल जैसे मान लो इसका धरातल पे ये बिंदु ए है, अच्छा ये जब आधा चक्कर पूरा कर जाएगा तो ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, त्रिज्या ये यार ए बिंदु चला जाएगा यहाँ पे, ठीक भाई। पहले ए यहाँ पे था बिंदु, आधा चक्कर लगाने पर कहाँ चल जाएगा, मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ए कहाँ जाएगा ऊपर आधा चक्कर लगाने पर। अच्छा जब आधा चक्कर लगाएगा तो पार्टिकल कितना आगे चल जाएगा पाई आर, क्योंकि अगर पूरा चक्कर लगाता तो पहिया कितना आगे जाता है 2 पाई आर परिधि जितना, अब आधा लगा रहा है तो पाई आर आगे चला जाएगा। अच्छा ये वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी आर और ये भी आर, टोटल कितनी हो जाएगी 2 आर। आपसे पूछा विस्थापन, विस्थापन क्या होता है कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम तो देखो यहाँ से ये होगी ना सीधी मिलाने वाली, तो ये वाली लाइन हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगी लाइन हो जाएगी। तो अगेन वही देखो ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90, ये पाई आर है, ये आर आर 2 आर हो गया, तो ये वाली ये इसको अपन विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन कितना हो जाएगा अपना, विस्थापन हो जाएगा आपका देखो 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू 1 रखी तो पुट कर दोगे तो 4 प्लस पाई स्क्वायर, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये कितने क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या देखो आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना, उससे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 अलग अलग टाइप के अपने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना।
अब इसमें देखो आपको जो थ्योरी वाला जो पार्ट पढ़ाया गया है, जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया गया है वो आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसके थ्रू? पीडीएफ के थ्रू ना। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अपन उसका कर लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन थे अपन। नेक्स्ट देखो, है ना, इसमें थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। देखो थ्योरी वाला पोर्शन आपका क्या होगा, देखो आज अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले देखो विराम, सबसे पहले पढ़ा था अपन, देखो दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ा था? दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ा था? दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में देखो सिंपल अपने जो शुरू से पढ़ा है ना, दूरी क्या पढ़ा था, दिए गए अंतराल समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय की गई विस्थापन पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी, है ना। ये अपन एग्जांपल के थ्रू देखो, ये एक अदिश राशि है, विमा अपन ने पढ़ रखी है, मात्रक मीटर, इसको देखो एमकेएस भी बोलते हैं, ऐसा ही जैसा कि मैंने आपको बताया था। विस्थापन क्या हो जाएगा? ये जैसे सिंपली अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु के स्थिति सदिश में परिवर्तन हो। अब मैंने आपको बताया, अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति सदिश और अंतिम, उनका डिफरेंस को क्या बोलेंगे? स्थिति से। अर्थात देखो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई को क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन। अब विस्थापन एक सदिश राशि होती है, विमा अपने को मात्रक विमा दोनों में सेम होती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट इसमें देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो अपन क्या, देखो इस जो ये अपन ने पहले पढ़ रखी है वही सारी चीजें हैं, है ना। ये आपका विस्थापन वगैरह, विस्थापन और दूरी में तुलना, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है ना। देखो विस्थापन का परिणाम दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। अतः दूरी विस्थापन से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। दूरी हमारे विस्थापन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना ये चीज़, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। गतिमान कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन हो सकता है। क्योंकि देखो दूरी का मतलब आप अगर तय करोगे तो ऋणात्मक शून्य नहीं हो सकती, कुछ भी आप किसी भी पथ के थ्रू चलोगे तो कोई ना कोई दूरी होगी। पर चूंकि विस्थापन जीरो हो सकता है, ऐसा अपने पढ़ा भी था, और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और सदिश राशि अपने को पता है धनात्मक ऋणात्मक। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई पार्टिकल अक्ष अक्ष के अनुदिश चला, ठीक है ना, ये मान लो अक्ष एक्सिस है, ये तो माइनस अक्ष एक्सिस हो जाएगा। जैसे मान लो पार्टिकल ओरिजिन से ही चला, ओरिजिन से चल के 2,0 पे आया, तो यहाँ पे इसका विस्थापन कितना हुआ? आप बोलोगे जैसे इसका विस्थापन जो भी डेल्टा आर, उसको बोलोगे आप 2i कैप। क्यों 2i कैप बोलोगे? क्योंकि फाइनल स्थिति माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है? 2i कैप, इनिशियल क्या है? 0i कैप। 0i कैप का कोई मतलब नहीं है, तो कितना जाएगा? 2i कैप। ये पार्टिकल अगर -2,0 पे पहुंचता है इधर, तो आप क्या लिखते हैं? अच्छा यहाँ पे दूरी आप क्या ले बोलोगे? 2 मीटर। ठीक भाई, यहीं से अगर पार्टिकल चल के यहाँ से यहाँ तक जाता तो इधर यहाँ जाता, तो अगेन यहाँ आर फाइनल माइनस आने से, तो डेल्टा आर कितना था यहाँ पे? -2i कैप। कितना था? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट माइनस में, तो विस्थापन अगेन यहाँ पे दूरी तो क्या आती है आपकी? प्लस ही आती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। तो ये बेसिकली वेक्टर होने की वजह से क्या आती है? ऋणात्मक। विस्थापन आपका क्या होता है? शून्य। और शून्य अपन ने पढ़ा था, शून्य भी हो सकता है। समझ पा रहे नहीं पा रहे? तो ये आपको सिंपल चीज़ें याद, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनमें, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो विस्थापन का शून्य विस्थापन करता है कि वस्तु गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति पे वापस आ चुकी है। समझ रहे हैं? ऐसा अपन ने पढ़ा है। दूरी 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन विस्थापन देखो 0 बराबर हुआ 0 हो सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, 0 से ज़्यादा होने का मतलब हमेशा धनात्मक होगी। पर विस्थापन आपका क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। दो बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन है। अद्वितीय फलन का मतलब समझ गए ना? अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक। मैंने आपको बताया था ना, विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य केवल और केवल एक ही हो सकता है, पर दूरी बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है, है ना। दूरियां अनंत हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। जबकि वास्तविक पथ पर निर्भर नहीं करती, इसके अनंत मान हो सकते हैं, है ना। ये वास्तविक पथ पे कौन निर्भर नहीं करता? विस्थापन। ये अद्वितीय होता है हमेशा, मैंने आपको बताया। गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती, जबकि विस्थापन समय के साथ घट भी सकता है, और समय के साथ विस्थापन घटने का अर्थ है कि बिंदु प्रारंभिक बिंदु क्या आपका, कि वस्तु प्रारंभिक बिंदु की ओर गतिमान। जैसे फॉर एग्जांपल वही बात, ये घट नहीं सकती। जैसे वो अपन एग्जांपल दिया, मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए से बी तक गए और बी से ए आप वापस आ गए। जैसे मान लो 1 मीटर चल के गए, 1 मीटर वापस आए, तो कितनी हो जाएगी टोटल दूरी? तो देखो कभी कम नहीं होनी, ए से बी जाओ, बी से ए आओ, हमेशा बढ़ेगी 1 2। अच्छा विस्थापन कितना हो जाएगा? पहले बढ़ेगी, फिर वापस धीरे धीरे कम होगी, और कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यही बोल रहा है देखो इस पॉइंट में, कि जो गतिमान कण है ना, वो दूरी कभी भी समय के साथ नहीं घटेगी, हमेशा बढ़नी है, हमेशा बढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक पत्थर आपके पास, पत्थर को आपने ऊपर की तरफ हवा में उछाला, तो उछाला तो देखो जैसे मान लो कि वो 1 मीटर ऊपर गया और जाके वापस ऊपर नीचे आया, तो टोटल दूरी तो कितनी की? 1 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर वापस आया, 2 मीटर। अच्छा आपसे कोई पूछे विस्थापन, विस्थापन तो 0,
जहाँ था वही आ गया, समझ पा रहे हैं। तो पहले तो देखो समय के साथ दूरी बढ़ी और विस्थापन भी बढ़ा, फिर वापस नीचे आया तो विस्थापन तो घटा और दूरी बढ़ी, तो घट के विस्थापन कितना हो गया 0। तो इस पॉइंट में यही बोला जा रहा है कि आपकी जो दूरी है वो कभी भी घट नहीं सकती, जबकि विस्थापन घट सकता है, ठीक भाई। उसके बाद ये आ गया अपना चाल। चाल किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं अपन, चाल बोलते हैं ना, जो आपकी दूरी चेंज हो रही है ना, परिवर्तन की दर। ये गतिश राशि ऐसा अपन ने पढ़ा था, इसका प्रतीक v होता जो भी है। विमा क्या होगी m0 L1 T-1, मात्रक अपन ये पढ़ा था SI ECGS, इसको SI भी बोलते हैं, मैंने बताया था MKS। अब देखो चाल के प्रकार सिंपली। नेक्स्ट देखो एक समान चाल, देखो ये अपन थोड़ा आगे, एक समान चाल का मतलब जब कोई कण समान समय अंतराल में, चाहे अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, समान दूरी तय करता है, उस चाल क्या होती है एक समान। एक समान चाल का मतलब जानते हो ना, नियत, कहने का मतलब कम ज्यादा ना हो। जैसे 2 किलोमीटर पर से चल रहा है 5 किलोमीटर से 10 से, है ना, समय के साथ क्या हो, रफ्तार कम ज्यादा ना हो, वो एक समान चाल हो गई। असमान मतलब जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में क्या करे आपकी असमान दूरी तय किया ना, तो उसकी चाल को क्या बोलते हैं, असमानीय प्रवृत्ति। जैसे मान लो कि सिंपल, जैसे अभी अपन एक एग्जांपल किया था, मान लो पार्टिकल, जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया था ना, आधी दूरी अलग रफ्तार से चले, शेष आधी दूरी अलग रफ्तार से, तो परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है, आधे समय अलग चला आधे समय अलग चला। ऐसे और भी बहुत सारी और चेंज हो सकती हैं कम ज़्यादा। तो क्या होती है असमान का मतलब कम ज़्यादा हो। उसके बाद औसत चाल, औसत चाल का मतलब देखो कुल चली दूरी बटा कुल लगा समय ds/डेल्टा। औसत चाल, औसत चाल देखो ये मैंने वो आपको करवाया था, वही क्वेश्चन हो गया ये, है ना। जब कोई कण भिन्न भिन्न अंतराल, समय अंतरालों में भिन्न भिन्न चालों से चलता है तो यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी, देखो d1 d2 d3, देखो ये आ गया ना फॉर्मूला, ये वाला अपना कितना हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये ऐसा क्वेश्चन किया था ना, देखो अपन ने 2 इंटरवल के लिए किया था, तो अपना फॉर्मूला आया था v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। इसी में अपन 3 इंटरवल लेते तो यहाँ पे प्लस v3 आ जाता और नीचे कितना आता 3 आता। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ऐसे 4 इंटरवल लेते तो 4 आ जाता, वही खानी है यहाँ पे भी देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो ये इंटरवल है ना, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ये सेम क्या है, अपन ने मतलब 2 इंटरवल के लिए, पार्टिकल आधे समय अलग से आधे समय अलग, इसने बहुत सारे इंटरवल ले लिए, तो फॉर्मूला समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। उसके बाद देखो ये सिंपल अपन ने लिया था कि कोई कण आधी दूरी अलग रफ्तार से, शेष आधी दूरी अलग से, तो औसत चाल अपन ने 2 के लिए लिया था, इसमें देखो n के लिए ले लिया। जब कोई कण भिन्न भिन्न दूरियां d1 d2 d3 भिन्न भिन्न समय अंतराल में करता है, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो सिंपल तय की दूरी की जाएगी d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई t1 प्लस d2 प्लस d3। तो सिंपल अपन जानते हैं, है ना। तो कुल दूरी तो कितने जाएगी d1 प्लस d2 और ये वाला, है ना। इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट, यदि समय के साथ चाल लगातार बदलती रहे तो v एवरेज को ऐसे लिख देते हैं अपन सिंपली, है ना, वो वाली कहानी है vdt अपॉन dt, है ना। ये पॉइंट अभी आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तात्क्षणिक चाल देखो वही मैंने किसी टाइम विशेष पे जो चाल होगी वो आपकी तात्क्षणिक चाल हो जाएगी, है ना। जब टाइम इंटरवल देखो बहुत सूक्ष्म हो ना, छोटा, तात्क्षणिक चाल हो जाएगी ds अपॉन dt। वेग वही देखो किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को, अर्थात समय के साथ विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, वेग कहते हैं। एक सदिश राशि होती है, प्रतीक देखो v एरो से लिखते हैं इसको। मात्रक विमा दोनों की सेम होंगी, जो चाल की थी वही वेग की होंगी। वेग के प्रकार, एक समान वेग का मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हो ना, उसका परिमाण भी नियत रहे और उसकी दिशा भी नियत रहे। जैसे मान लो कि सिंपली आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है इधर, है ना, v बराबर, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो 5 पाइप कैप से चल रहा है। अब अगर ये 5 तो कांस्टेंट रहे, साथ ही आई कैप भी कांस्टेंट रहे, आई कैप कांस्टेंट रहने का मतलब इसी दिशा में चले लगातार, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एक समान। मान लो थोड़ी दूर चल के इसकी दिशा बदल गई, इसका परिमाण तो सही है, चल तो 5 मीटर पर सेकंड से रहा है, पर दिशा बदल गई। ऊपर की तरफ मान लो जे कैप है ना, इधर मान लो एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो देखो ऊपर की तरफ 5 जे कैप, तो मान लो इधर आ रहा है तो 5 आई कैप और इधर जा रहा है 5 जे। तो दोनों केस में सोच के देखो परिमाण नियत है, दोनों में परिमाण क्या नियत, पर दिशा बदल गई। यहाँ आई कैप थी और यहाँ पे जे कैप हो गई, तो दिशा बदली, इसका मतलब एक समान की असमान, ये असमान गति होगी। तो देखो अदिश राशि होती है उनमें तो सीधा सिंपल समझ आ रहा है कि परिमाण बदलेगा तो असमान और परिमाण नहीं बदलेगा तो एक समान। पर इसमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अगर परिमाण और दिशा दोनों में कोई भी एक चीज बदल गई तो वो किस में आएगी, फिर असमान वेग में आएगी। किस में आएगी, असमान। और परिमाण और दिशा दोनों कांस्टेंट है समय के साथ, तो फिर वो किस में आएगी, एक समान वेग में। तो देखो ये लिखा, एक कण एक समान वेग से गतिमान कहा जाएगा यदि उसका परिमाण व दिशा दोनों समान रही। इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, ये केवल तभी संभव है जब सरल रेखा में एक ही दिशा में गतिमान हो। ये तभी पॉसिबल है भाई, सरल रेखा में भी चले और एक ही दिशा में चले, है ना। जैसे मान लो पार्टिकल पहले ऐसे चल रहा था, अब घूम के ऐसे चलने लग गया, तो एक समान की समान, असमान। पहले ऐसे चल रहा था अब ऐसे चलने लग गया,
तो दिशा तो बदल गई, भले ही उसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण है वो भले ही नियत है पर दिशा बदल गई। तो दोनों क्या होनी चाहिए, नियत। असमान वेग में असमान वेग से गतिमान कहा जाएगा यदि उसकी दिशा का परिमाण परिवर्तित हो अथवा दोनों परिवर्तित हो ना, है ना, दोनों में या तो एक हो या फिर दोनों हो, तो किस में आएंगी, असमान में आएंगे, है ना। तो ये नोट कर लेंगे दोनों पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, है ना, ये है ना। चाल में तो क्या होता था, मैग्नीट्यूड ही होता है, पर अपन जानते हैं वेग में दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि ये सदिश राशि है तो दिशा और परिमाण दोनों का पता होना चाहिए। औसत वेग वही अपने कुल विस्थापन बटा कुल समय डेल आर। ताक्षणिक चाल को अपन कैसे लिखेंगे, हाँ ये हो गया। उसके बाद देखो ताक्षणिक चाल तथा ताक्षणिक वेग में तुलना, ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल में तुलना, इन दोनों में क्या है सिंपली अपन, है ना। तो ये अपन देख सकते हैं यहां से सिंपली देखो, ताक्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखे के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा, स्पर्श रेखे, है ना। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल लिया, जैसे मान लो एक पत्थर बिंदु O से फेंका जाता है ना, और प्रक्षेप्य बिंदु पर कण का ताक्षणिक एक V1 है ना, बिंदु O पे, मतलब जहां से फेंका आपने, A पे V2 दे रखा है ना, ऐसे BC पर क्रमशः क्या दे रखा, V3 V4। अब सोच के देखो, ये आपकी जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रक्षेप्य गति। अब इसमें सोच के देखो प्रत्येक बिंदु पे वेग अलग अलग है। यहाँ देखो वेग ऐसी, इसकी दिशा ऐसे है, यहाँ पे वेग की दिशा क्या है, ऐसे है, देखो ऐसे, यहाँ पे वेग ऐसे हो गया, स्पर्श रेखा की दिशा में देखो हमेशा यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो देखो हमेशा देखो इसकी जो ताक्षणिक वेग उसकी दिशा बदल रही है, ताक्षणिक वेग उसकी दिशा क्या बदल रही है, बदल रही है। समझ पा रहे हैं, वेग की दिशा बदल रही है कि नहीं बदल। तो ये बोल रहा है जब पत्थर बिंदु से फेंका जाता है ना, बोल क्या रहा है, देखो ताक्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखा में होता है ना, स्पर्श रेखा दिशा में। समझ पा रहे नहीं पा रहे। उसके बाद देखो इन वेगों की दिशा प्रक्षेप्य पथ पर दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात की जा सकती है ना। किसी भी बिंदु पर आप मान लो जो आपका वेग है उसकी दिशा निकालनी है, तो क्या करोगे, वहां पे स्पर्श रेखा खींचोगे। ऐसे ही नेक्स्ट ये संभव है कि किसी कण की ताक्षणिक चाल नियत हो परंतु ताक्षणिक वेग परिवर्तित हो। हाँ हो सकता है ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो यहां से यहां तक आ रहा है। जब कोई कण एक समानुवर्ती गति करता है तो उसकी चाल प्रत्येक क्षण नियत रहती है परंतु वेग प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। अब देखो ये अपन जब 2 डायमेंशन पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको बेसिक ज्ञान पता है तो ये मान लो आर त्रिज्या का करना, मान लो V नियत से चल रहा है पार्टिकल, मान लो ऐसे घूम रहा है नियत चाल से, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो आपसे कोई पूछे चाल तो नहीं है, तभी 2 से घूम रहा है, पर वेग बदल रहा है। देखो यहाँ पे वेग की दिशा अलग है, इस बिंदु पे वेग की दिशा अलग है, इस बिंदु पे वेग की दिशा अलग है, इसमें समझ पा रहे। तो अभी बोला ना मैंने, देखो वेग में अगर आपको देखना है कि परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दोनों चीजें चेक करो। अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है वेग में, पर दिशा बदल रही है। इस बिंदु पे ऐसे है, नेक्स्ट देखो इसमें ये हो गया यहाँ तक। ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल के बराबर होता है। ताक्षणिक वेग का ये अपन ने पढ़ा था, अपन ने देखो थोड़ी देर पहले, है ना, मैंने आपको बताया था कि जो ताक्षणिक वेग का परिमाण है वो ताक्षणिक चाल की क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक बात है। यदि कोई कण नियत वेग से गतिमान है तब इसके औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग सदैव क्या होंगे, समान। अगर नियत वेग से चल रहा है तो ताक्षणिक वेग और जो आपका औसत वेग है वो क्या आएंगे, सेम। अब नियत वेग से चलने का मतलब एक ही दिशा में चलना चाहिए और उसका परिमाण भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। दोनों चीज अगर नियत होगी तो आप उसका औसत निकालो चाहिए, ताक्षणिक निकालो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। उसके बाद देखो यदि विस्थापन समय का फलन दे रखा हो तो अपन इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा अपन ने क्वेश्चन किया अभी भाई, अगर फंक्शन दे रखा तो एक बार अवकलन करेंगे अपने को रफ्तार मिल जाएगी। ठीक भाई, उदाहरण के लिए सिंपल अपन जानते हैं औसत चाल है औसत वेग की तुलना, औसत चाल है औसत वेग की तुलना। इसमें देखो सिंपली अपन ने पढ़ रखा है औसत चाल एक अदिश राशि है, जबकि औसत वेग क्या है, एक औसत वेग क्या है, एक सिंपली औसत चाल एक अदिश राशि है और ये कैसी राशि है आपकी सदिश, दोनों की मात्रक सेम होती है, अपने पढ़ रखा है। औसत चाल तो औसत वेग समय अंतराल पर निर्भर करते हैं। समय अंतराल पर समझ पा रहे हो ना भाई, कितने समय अंतराल में आपका कितना विस्थापन हुआ, ये कितनी आपने दूरी तय की, अंतराल पता होगा तभी अपन औसत वेग या औसत चाल निकाल पाएंगे। दिए गए समय अंतराल के लिए औसत वेग सिर्फ एक ही मान होता है ना, पर औसत चाल बहुत सारी हो सकती हैं, वही सेम कहानी, क्योंकि अपन जानते हैं 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां बहुत सारी हो सकती हैं, तो आपकी औसत जो चाल होंगी वो बहुत सारी होंगी। विस्थापन चूंकि 2 बिंदुओं के मध्य केवल एक ही होता है, इसलिए औसत वेग भी क्या होगा, एक ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि वस्तु गति के साथ अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है तो वी एवरेज क्या होगा, 0। देखो अपन ने किया था ऐसा एग्जांपल अभी, है ना, किया था ना। मान लो वो लड़का किसी अपने घर से स्कूल तक जाता है और स्कूल से वापस घर आता है, तो कुल विस्थापन कितना होता है कण का, 0। विस्थापन 0 तो औसत वेग भी क्या आएगा,
0। पर वहाँ पे देखो चाल अपनी आई थी है ना, उस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला यूज किया था तो चाल आई थी है ना। गतिमान वस्तु के लिए औसत चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती या शून्य नहीं हो सकती, जबकि औसत वेग ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है ना। वही बात, क्योंकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकता है तो आपका औसत वेग भी धनात्मक ऋणात्मक होगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए औसत चाल भी क्या होगी, धनात्मक है ना। तो वो सेम पॉइंट औसत वाली है ना, ऐसा ध्यान रखना। जैसा कि आप जानते हैं दिए गए समांतराल के लिए दूरी विस्थापन से ज्यादा हो तो औसत चाल भी क्या होगी, औसत वेग से ज्यादा होगी। ठीक भाई, ये आपको इतना सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपन ने थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर लिया है। सिंपल चीजें जो अपन ने पढ़ी है वो आपको क्या कराई, पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी है ना। मैंने बेसिक चीजें इसमें कुछ नई चीजें थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी है, बाकी आप क्या करेंगे, इनको एक बार से रिवाइज कर लेंगे। ठीक भाई है ना, ये था अपना आज का पोर्शन। धन्यवाद।